हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। तो ये हमारी सेकंड क्लास है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी मॉड्यूल की। क्लासेस थोड़ी लेट हो गई हैं पर अभी 3 महीने हैं तो हम सिलेबस अभी भी ख़त्म कर सकते हैं। सो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी मॉड्यूल इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, जिसमें हम पार्ट नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ना बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। ओके, नाउ बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी विच इज़ अ पार्ट नंबर 1 डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। ओके, सब पार्ट नंबर 1 था बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर की हैं। नाउ सेकंड पार्ट, second sub part is biotic and abiotic factors, and third part will be energy flow. So we will cover in this lecture about biotic and abiotic factors of ecosystem and ecology. Okay, now concept number 2, biotic and abiotic factors. So what are the biotic and abiotic factors of an ecosystem? तो उसको समझने के लिए, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक इकोसिस्टम होता क्या है। ओके, सो पहले वो समझते हैं कि एक इकोसिस्टम का मतलब क्या है, क्योंकि इकोसिस्टम को समझना ज़रूरी है फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, सो पहले हम समझते हैं इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है। इकोसिस्टम आपका एक गार्डन आप अज्यूम करके चल सकते हैं, या एक खेत जो है आपका एक इकोसिस्टम है। इन इकोसिस्टम व्हाट वी हैव लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्टिंग टुगेदर। तो उसमें लिविंग चीज़ें भी रह रही हैं, जो जीवित चीज़ें हैं वो भी रहती हैं, और जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो भी रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन इकोसिस्टम। ओके, ये वाला जो मैंने पूरा सर्कल बड़ा बना रखा है ये एक इकोसिस्टम है। नाउ इफ दिस इज अ ecosystem, now in this ecosystem we have living things and non-living things together, जहां पर लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ गार्डन, उसमें जो ट्री है ना, जो ट्री है उसमें लिविंग है, एंड जो उसमें सॉइल है, या जो उसमें हम वाटर डालेंगे है ना, वाटर होगा जो, या जो उसमें सनलाइट है, वो क्या है, नॉन लिविंग चीजें। तो इकोसिस्टम को सरवाइव करने के लिए नॉन लिविंग चीजों का होना बहुत जरूरी है ना। तो एक इकोसिस्टम किन किन दो चीजों से मिलकर बनता है, वो है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर, है ना। तो अब समझते हैं व्हाट इज बायोटिक एंड व्हाट इज एबायोटिक। समझते हैं, देखो बायोटिक मतलब क्या, बायोटिक मतलब जिसमें है जीवन, जिसमें है लाइफ, है ना। बायोटा मीन्स लाइफ, बायोटिक मीन्स द थिंग्स विच हैज लाइफ। ओके, एंड एबायोटिक का मतलब होता है जिन चीजों में जो लिविंग नहीं है, जो नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंसिडर ए इकोसिस्टम जिसमें हम ह्यूमंस रह रहे हैं और जिसमें ट्रीज या प्लांट्स भी हैं। नाउ इन दिस इकोसिस्टम ह्यूमंस एंड ट्रीज, जो ये दोनों बायोटिक में आएंगे, ठीक है, लिविंग है, तो ये आपस में यू नो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ह्यूमंस ट्रीज पे डिपेंडेंट है एंड ट्रीज ह्यूमंस से कुछ फायदा ले रही हैं, कुछ फायदा ट्रीज को ह्यूमन से मिल रहा है। बट देयर आर एबायोटिक फैक्टर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, एयर हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, या एयर ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है। सो दे आर एबायोटिक फैक्टर इन अ इकोसिस्टम। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि किसी इकोसिस्टम को चलाने के लिए दो कंपोनेंट्स का होना जरूरी है, वो है बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक का मतलब मैंने बताया आपको, जो लिविंग है, जिनमें जान है ना, एंड एबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो इसमें इतना ही समझना है। तो कहने का मतलब, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन फ्रॉम देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट। मतलब हम अपने नॉन लिविंग एनवायरमेंट से अलग आइसोलेशन में नहीं रह सकते। अगर हमें जीना है, अगर लाइफ आगे कंटिन्यू करनी है, एक इकोसिस्टम को आगे बढ़ते रहना है, उसको सरवाइव करना है, तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। पानी का होना जरूरी है विच इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट, सॉइल का होना जरूरी है, एयर का होना जरूरी है। तो ये चीजें नॉन लिविंग कंपोनेंट में आती हैं। तो है ना, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है, बिकॉज ये नॉन लिविंग जो एनवायरनमेंट है हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। तो
एक इकोसिस्टम को सर्वाइव करने के लिए दो चीज़ों का होना, जैसा मैंने पहले बताया, ज़रूरी है। बस इसमें से यूपीएससी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ये डेफिनेशन थी, हमने समझा कि एक इकोसिस्टम क्या होता है और उसमें बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अदर थिंग्स नाउ। ओके, नाउ दिस इज द कंप्लीट एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं या जो हमारे इकोसिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एबायोटिक कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो हमें पता ही, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब क्या, जो लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए। देखो, ये इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और जहां पे क्वेश्चन पूछने का संभावना बनती है, जहां पे पॉसिबिलिटी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, समझो इसको कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमारी जीवन के लिए जरूरी हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन, पोटेशियम। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अभी हम कार्बन साइकिल पढ़ेंगे आगे, नाइट्रोजन साइकिल आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमारी एज ए लिविंग बीइंग, ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। सो दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये हमारे मैक्रो क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में हमें चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कम अमाउंट मिनिमम अमाउंट में चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कॉपर या मैग्नीज, सेलेनियम। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमें कम अमाउंट में चाहिए, इसीलिए इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अगेन, यू नीड नॉट टू रिमेंबर कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बायोटिक कंपोनेंट्स में 3 चीजें आती हैं, जिसमें है एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मीन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसमें ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द वेरियस डेड एंड डिकम्पोज्ड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीटरी मटीरियल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अगेन, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैसे बनते हैं वो यहाँ पे समझाया गया है कि जैसे हम ना किसी की डेड बॉडी होती है तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती रहती है ना। उस पर जैसे बहुत सारी बैक्टीरियाज काम कर रहे हैं तो वो डिकम्पोज हो रही है धीरे धीरे, तो उसको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे एक्सक्रीटरी मटेरियल भी जो है, जैसे है ना, वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसमें एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स का, बट अगेन दैट इजंट इंपॉर्टेंट। आपको समझना ही है कि एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड देन आएंगे इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारी जीवन के लिए, जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। तो ये वो चीज़ें हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो ये थे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या क्या हैं, लाइट हमारे लिए ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, है ना। लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें फूड नहीं मिलेगा। तो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर एज अ नो, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। देन टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो सारा लाइफ जो है अर्थ का ख़त्म हो जाएगा। रेनफॉल इज़ इंपॉर्टेंट, एटमॉस्फेरिक गैसेज आर इंपॉर्टेंट एंड ह्यूमिडिटी इज़ इंपॉर्टेंट। इनको कहते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, climatic factors, and they are abiotic factors, they are non living factors, है ना। इन फैक्टर्स के अंदर जीवन नहीं है। देन बात करते हैं एडाफिक फैक्टर्स। एडाफिक मीन्स सॉइल से रिलेटेड, लाइक सॉइल, मिनरल्स, मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर, इनको कहते हैं एडाफिक फैक्टर्स। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि नो व्हाट आर द एडाफिक फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग। तो वो सॉइल से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, ठीक है। देन आते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर्स। तो इसमें हमको पता ही है अल्टीट्यूड एंड स्टीपनेस, है ना। तो अल्टीट्यूड एंड स्टीपनेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर अस, फॉर अ लिविंग बीइंग,
ठीक है, तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स थे, बट इसमें से आपको याद कुछ नहीं रखना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एज अ लिविंग बीइंग हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। जो आगे आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें से एक बात आपको याद रखनी है दैट इकोसिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक है लिविंग एंड एक नॉन लिविंग, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, है ना। तो एक इकोसिस्टम को चलने के लिए बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स का होना जरूरी है। एबायोटिक फैक्टर्स को हम पढ़ चुके हैं, ये नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, इनमें जीवन नहीं है, बट ये जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए ये एबायोटिक फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं, जो अभी तक हमने समझा था, ठीक है। Okay, now let's understand what are the biotic factors in an ecosystem. तो biotic factors जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक गार्डन को एक इकोसिस्टम अगर आप कंसीडर करें, एक गार्डन एक इकोसिस्टम है या आपका खेत एक इकोसिस्टम है, तो जो उसमें फसल है आपके खेत में वो वहाँ पे एक बायोटिक फैक्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आप भी अगर उस खेत में काम कर रहे हैं तो यू आर ऑल्सो अ बायोटिक फैक्टर इन दैट फील्ड, है ना। या आपके गार्डन में अगर आप हैं तो आप भी एक बायोटिक फैक्टर की तरह काम कर रहे हैं। सो बायोटिक फैक्टर आर द लिविंग एलिमेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, अब बायोटिक फैक्टर्स को हम दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स विच आर प्रोड्यूसर्स एंड एक होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का सिंपल मतलब है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड, ना, वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स का बेस्ट एग्जाम्पल है वी एज ए ह्यूमन, हम एक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हम जब हम बात करते हैं हम इकोसिस्टम में कहां पर आते हैं, तो हम हेट्रोट्रॉफ्स हैं। ओके, सो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? सिंपली दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड, एंड हेट्रोट्रॉफ्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड। वो किन पे डिपेंडेंट रहते हैं? वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेट्रोट्रॉफ्स में जैसे मैंने एग्जांपल लिया मैन, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब क्या है? ये हेट्रोट्रॉफ्स है। अब हेट्रोट्रॉफ्स जो है वो सब कैटेगराइज होता है कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स में। नाउ दिस डिकम्पोजर वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा। इसमें प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम, है ना। और डिकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इन अ सर्वाइवल ऑफ इकोसिस्टम, है ना। ऑब्वियसली सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम को सर्वाइव करने के लिए, बट उसमें से डिकम्पोजर्स आर, क्योंकि वो हमें दिखते नहीं है, वो बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक है, तो इसलिए भी मतलब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझते हैं ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स कुछ नहीं करते, दे सिंपली व्हाट दे डू, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को वो फूड में और सॉरी ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके एज अ फूड प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स इट। सो दे सिंपली व्हाट दे डू, दे सिंपली कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स फूड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट क्या करता है? वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस में वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके उसको फूड यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है एंड अपना खाना खुद बनाता है, जैसे हमने डिस्कस किया है ना। वो सोलर एनर्जी का यूज़ करके एंड वाटर का यूज़ करके और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों का यूज़ करके, क्लोरोफिल का यूज़ करके, एंड फिर वो फूड बनाता है, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स व्हाट दे डू, दे सिंपली convert the inorganic substance into complex organic substance, that's it, है ना। तो वो खाना अपना खुद बनाते हैं। Now जो ये अपना खाना खुद बनाएंगे, खुद अपना खाना बनाएंगे तो उनके लिए खाने का दिक्कत नहीं है। Now what they do कि ये जो हैं, क्योंकि वो उन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदला है, तो अब जो है जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं
वो उन प्लांट्स को खाएंगे या उन ऑटोट्रॉफ्स को खाएंगे, क्योंकि उनको भी खाना चाहिए, उनको भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कहाँ से लेंगे? फिर ऑटोट्रॉफ से लेंगे, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया कि हेट्रोट्रॉफ्स कन्वर्टेड इनटू सब डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स मीन्स सिंपली दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, तो अपना खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? तो वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो होते हैं कंज्यूमर्स। सेकंड था डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स को सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं, तो याद रखिएगा, सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रोप्स, ठीक है। तो ये दोनों नाम डिकम्पोजर्स के ही हैं। तो वो क्या करते हैं? वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल एक डेड ऑर्गेनिज्म है ना, कोई जो जानवर है वो मर गया है, तो अब वो जानवर मर गया तो उसको क्या करना है? डिकम्पोज करना है धीरे धीरे। तो उस डिकम्पोजिशन का काम कौन करेगा? डिकम्पोजर्स करेंगे, या सेप्रोफाइट्स करेंगे, या सेप्रोट्रॉप्स करेंगे। तो वो धीरे धीरे वो जो, क्योंकि हमारी बॉडी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनी हुई है ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना हुआ है, ऑर्गेनिक चीज़ों से बना हुआ है। तो वो धीरे धीरे उस ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक करते हैं और उनके थ्रू उनको फूड मिलता है। ध्यान रखिएगा, जैसे बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआज हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो डेड ऑर्गेनिज्म को धीरे धीरे डिकम्पोज कर रहे हैं और उनको सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड बाय विच दे आर गेटिंग फूड आउट ऑफ इट। वो उनका खाना है ना। वो ऐसा सोशल सर्विस नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? उनको उसके थ्रू खाना मिलता है, उनका वो भोजन है। तो वो ऐसे करके, है ना, करके वो उसको पूरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे इकोसिस्टम चलता रहता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, देन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। तो ऐसे करके एक साइकिल चलती रहेगी, और जिससे क्या होगा? पूरा इकोसिस्टम सरवाइव करेगा, इकोसिस्टम की लाइफ प्रोसेसेस आगे बढ़ती रहेंगी।